नहीं लग रहा, नजर आ रहा है? हाँ आशीष भाई, नजर आ रहा है? सभी लोगों को आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दोनों खवातीन की याद में ऑनलाइन मुज़ाकरा मुनक़िद किया गया है। इसका मकसद ये है कि तालीमी निस्वान के लिए खवातीन ने जो खिदमत अंजाम दी हैं उन्हें नस्ल नौ के सामने पेश करना और उनकी खिदमत से आशनास करवाना। इसी मकसद के तहत महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से ये ऑनलाइन मुज़ाकरा मुनक़िद किया गया है। इस मुज़ाकरे की सदारत आबिदा इनामदार साहबा अंजाम देंगी, जो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी पुणे की नायब सदर हैं, और इस मुज़ाकरे की निज़ामत मनीषा पटवर्धन साहिबा अंजाम दे रही है। इस मुज़ाकरे में मेहमान खुसूसी और मुकर्रर खुसूसी हैं डॉक्टर ताहिरा अब्दुल शकूर हैं पुणे से, और पुणे से डॉक्टर नसरीन रमजान सैयद हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोइज़ा काजी भी इसमें अपने ख्यालात का इज़हार करेंगी। तो मैं हमारे मेहमानों का मुख्तसर तारुफ यहाँ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आबिदा इनामदार साहबा के बारे में बताऊँगा कि आबिदा इनामदार साहबा तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मुख्तसर उनके बारे में ये बताऊँ कि आबिदा इनामदार साहबा महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी पुणे की नायब सदर हैं। इसके अलावा दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की सदर हैं, और मुख्तलिफ इल्मी, तालीमी और समाजी इदारों की जिम्मेदार हैं, और उनकी बेशबहा तालीमी और समाजी खिदमत की बिना पर उन्हें बहुत सारे अवार्ड और इजाज़त से नवाजा जा चुका है। पुणे से हमारी मुकर्ररा हैं डॉक्टर ताहिरा अब्दुल शकूर, जो पेशे से मौलमा हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने दर्जों किताबें लिखी हैं। सावित्रीबाई फुले पर पेशे का काम करते हुए उनकी हयात खिदमत पर उन्होंने किताब लिखी है। इस किताब को महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें तालीमी खिदमत की बिना पर मुख्तलिफ अवार्ड्स भी हासिल हुए।
हमारी दूसरी मुकर्ररा हैं डॉक्टर नसरीन रमज़ान सैयद। डॉक्टर नसरीन रमज़ान बच्चों के अदब पर उन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं और इसी मौजू पर उनकी दर्जनों किताब मंजर आम पर आ चुकी हैं। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के अलावा बहुत सारी तंजीमों की जानिब से उन्हें अवार्ड से नवाजा जा चुका है। फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले इन दोनों शख्सियात पर भी उनकी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। हमारी मुंबई से मुकर्ररा हैं डॉक्टर मोइज़ा काजी, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की साबिक़ सदर रह चुकी हैं। फोक लिटरेचर और ख़वातीन के अदब पर उन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। यूजीसी के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों और बोर्ड्स में शामिल हैं, उनकी रुकन है और उर्दू के मुख्तलिफ तसानीफ पर उनकी बहुत सारी किताबें नज़र आम पर आ चुकी हैं। उर्दू अकादमी के अलावा बहुत सारी तंजीमों की जानिब से उन्हें से नवाजा जा चुका है। इस प्रोग्राम में जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने वाली हैं वो मनीषा पटवर्धन साहबा हैं, जो गुज़िश्ता 15-20 वर्षों से उर्दू ज़ुबान और अदब की खिदमत अंजाम दे रही है। मराठी से उर्दू और उर्दू से मराठी के तर्जुमे में उन्हें महारत हासिल है। उनके कई तराजिम मंजर आम पर आ चुके हैं। उनकी इन्हीं खिदमत की बिना पर 2010 में उन्हें उर्दू अकादमी की जानिब से सैयद माधुर्य पगड़ी अवार्ड से नवाजा गया है। मोहतरमा की कई नज़में और कहानियों के मजमूए कहानियों के तर्जुमे जो है मंजर आम पर आ चुके हैं और अभी मज़ीद वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तर्जुमे का काम अंजाम आवाज का इको हो रहा है, आपने यहाँ म्यूट कीजिए बात। आवाज़ नहीं आ रहा सही? इको हो रहा है, उसको म्यूट कर दो सर सबको। सब लोग म्यूट कर लीजिए, जिसकी बारी रही वही बोलिए। तो ताख़िर ना करते हुए मैं इस प्रोग्राम की नाज़िम मोहतरमा मनीषा पटवर्धन साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी महकमा अफ्रीकी तरक्यात हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से आज सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख की याद में ये जो मुज़ाकरा हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो कदम है मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जितने ज़्यादा हो सके, शायद हम आज 21वीं सदी में हैं तो इसकी हमें का जो पता है वो हमें नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है, तालीम जो है, वो इतनी आसानी से हमें मुहैया हो रही है। लेकिन एक वो दौर था जब 19वीं शतक में पढ़ाई और औरत ये दोनों कभी मेल नहीं खाती थी। उनको इसकी इजाज़त ही नहीं थी कि वो बाहर निकले घर से और पढ़ाई करे। तो मैं बहुत खुद को भी खुशनसीब समझती हूँ कि इसमें मुझे आज बुलाया गया और ये मौका मुझे मिला है कि आज आप सब डॉक्टर और इतनी मकबूल और इतने बड़े लोगों के साथ भी एक छोटा सा प्रोग्राम में कुछ मैं आज बात कर सकूं। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी सर के आपने ये मौका मुझे दिया है। और आज ये है कि हम इन तीनों लोगों से जो खुद अदीब में और बाकी सब चीज़ों में इतनी महारत रखती है, तो मुझे लगता है कि मैं भी बिना तागीर के इनसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो अभी पहला हम किससे शुरू कर रहे हैं सर? ओके, सो मैं डॉक्टर नसरीन रमज़ान से गुजारिश करती हूँ कि जो मंसूर वो यहाँ पे पेश करें। सुनाई दे रहे हैं आप सब लोगों को? मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं है। हाँ जी, बहुत आवाज कम सुनाई दे रही है। अच्छा, ओके सर, कुछ कर सकते हैं इसमें? जी मैडम, आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइक थोड़ा सा करीब ले लीजिए। आ रही है अभी आवाज? जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम फातिमा बी शेख और सावित्री बाई फुले के मुतालिक बात करने वाले हैं। आज है 7 मार्च, कल है 8 मार्च यौम ख़वातीन।
اس کے پس منظر میں ہم آج کا پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے مہاراشٹر اردو اکیڈمی کی طرف سے. تو آج ہم فاطمہ ابھیشیک اور ساوتری بائی پھلے کے ان کاموں کے حوالے سے بات کریں گے جن کے اوپر بہت سارا ریسرچ ورک بھی جاری ہے اور کام بھی کیا جا رہا ہے. تو آج ہندوستان کی ان دو خواتین کو ہم سب سے پہلے تو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں. تو ہندوستان کی ان دو خواتین کو یاد کر رہے ہیں جن کی لگن اور لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے برداشت کی گئی دشواریوں، پریشانیوں، لوگوں کی توہین آمیز رویوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کام کو جاری رکھنے کی ان کی جدوجہد کا ہی ثمر ہے کہ آج ہم اور تمام خواتین جو ہیں، لاکھوں کروڑوں خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں پورا کر خوشی سے زندگی گزار رہی ہیں. اس مقالے کا آغاز میں ساوتری بائی پھلے کی ایک نظم سے کرنا چاہوں گی جس کا عنوان ہے اسے انسان کہیں گا. یہ ان کے مجموعہ ہے ان کا کاویہ پھلے، اس کا میں نے نثری ترجمہ کیا ہے، اس میں کے چند اشعار میں پیش کر رہی ہوں. اسے انسان کہیں گا. علم نہیں، تعلیم نہیں، وہ حاصل کرنے کا جذبہ نہیں، عقل ہے لیکن چلتی نہیں، اسے انسان کہیں گا. یہ جو نظم ہے یہ اسپیسیفکلی شودر مردوں کے متعلق کہی گئی ہے کہ انہوں نے جو مرد ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے اس زمانے کے اور ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی. اس پس منظر میں یہ نظم کہی گئی ہے. گھر میں بچے کم نہیں، ان کے کھانے کے لیے بھی وہ کام کرتے نہیں، اسے انسان کہیں کیا. لکھنا پڑھنا نہیں، نصیحت پسند آتی نہیں، حیوان جو سمجھے وہ نہ سمجھے یہ، اسے انسان کہیں گا. کافی طویل نظم ہے، اس میں سے میں نے بس اتنے چند اشعار آپ کے گوشت گزار کر دی ہوں. تو شودر مردوں پر لکھی گئی ان کی یہ نظم اس وقت کے شودروں کے بدترین حالات کے متعلق بہت کچھ بیان کرتی ہے. تو مردوں کا یہ حال ہے تو خواتین کے حالات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کن مشکلات کا شکار رہی ہوگی. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ بھارت کی تاریخ کا اگر مطالعہ ہم کریں تو اس زمانے میں عورتوں کی حالات اس طرح نہیں تھی. لیکن وقت بیتتا گیا اور مردوں کے ساتھ ساتھ شودر مردوں کے ساتھ ساتھ سبھی مذاہب کے خواتین کی حالات بدتر ہو گئی. تو ہم پائیں گے اگر قدیم بھارت سے ہم دیکھیں گے تو خواتین کے حالات بہتر تھے. خواتین تعلیم یافتہ تھی، حکمراں تھی، عالم تھی، ہادی بھی تھی، مصنفہ تھی، شاعرہ تھی. اگر ہم مراٹھی ساہتیہ اگر دیکھیں مہاراشٹر کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو مہادمبا نام کی ایک بیوہ کا ذکر ملتا ہے جو چکردھر سوامی کی شاگردہ تھی. اس زمانے میں انہوں نے اس شاعرہ نے رکمنی سویم پر اشعار لکھے تھے. اب سویمور کیا ہے تو شوہر کو انتخاب کرنے کی ایک قدیم رسم ہے جس میں لڑکیوں کو آزادی تھی کہ وہ اپنی پسند سے دولہے کا انتخاب کرے اور اس سے شادی کرے. اس کی ان دو مثالوں سے یہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ بھارت کی خواتین اس وقت میں تعلیم یافتہ تھی اور مرد حضرات ان کو شاگرد بنا کر بھی تعلیم دیا کرتے تھے اور وہ شاعری بھی کرتی تھی اور انہیں اپنا شوہر جو ہے سویم کرنے کا بھی اختیار ان کے پاس تھا، جس کی مثال ہے رامائن اور مہا بھارت ہے، جس میں سیتا نے رام کو سویمور میں ہی اپنے شوہر کے روپ میں چنا تھا اور دروپدی کا سویمور راجا دروپد نے رچا تھا. عورتوں کے لیے معاشرے میں خاندان میں عزت تھی. راجا کی بیوی کو مہارانی کا درجہ ملتا تھا. نہ جانے وہ کون سے حالات تھے اور یہ حالات کیوں کر رونما ہوئے تھے کہ جب ساوتری بائی اور فاطمہ ابھیشیک نے جنم لیا تو شودروں کے ساتھ ساتھ خواتین کے حالات بھی کافی خراب تھے. ان کو پڑھنے لکھنے سے دور رکھا جاتا تھا. ساوتری بائی اور فاطمہ بھی وہ شخصیات تھی جنہوں نے وقت اور حالات کے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور یہ کر دکھایا کہ جس کے مثبت نتائج آج ہمارے سامنے ہیں اور ہم خواتین جو ہے لڑکیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور جو جس مقام پر پہنچنا چاہیں جو بھی حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہے. ایسی وہ کون سی سوچ تھی ان دنوں میں جن میں جو ان دونوں خواتین میں حوصلہ پیدا ہوا، وہ کون سا جذبہ کار فرما تھا جس کے چلتے انہوں نے سماج کی مخالفت کے باوجود تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. وہ تھا جیو اور جینے دو. یہ ساوتری بائی کے جو نظمیں ہیں کاویہ پھلے اس میں ہم کو ان کا یہ نظریہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جیو اور جینے دو، روشن مستقبل پر نظر بنائے رکھو، انسانیت نے خواہشات رکھنا، امید جگائے رکھنا، پورے سماج کی ترقی، یہ ماننا کہ تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے اور لڑکیوں کو تعلیم دینا، سستی اور کاہلی چھوڑنا اور
गुलामाना जज्बे को, गुलामाना जहनियत को अपने से दूर रखकर आजाद करना और अंधी तकलीद और रस्म रिवाज की जंजीरों को तोड़कर कोशिश करना कि जात पात का फर्क मिट जाए और खवातीन की बदहाली में सुधार पैदा हो। ये वो नजरिया है जिसने सावित्री बाई फुले को और फातिमा बी शेख को अपनी तालीम को जारी रखने और लड़कियों में तालीम आम करने के जज्बे को फरोग दिया। और इन्हीं बातों को जिंदगी का मकसद बनाकर काम करने की वजह से हिंदुस्तान की पहली तरबियत याफ्ता मुअल्लिमा, सदर मुअल्लिमा, निगरानकार, दलितों और यतीमों की माँ, औरतों के हुकूक के लड़ाई लड़ने वाली पहली खातून के तौर पर सावित्री बाई फुले और साथ में फातिमा शेख का नाम लिया जा सकता है। हिंदुस्तान की ये दोनों अव्वलीन तरबियत याफ्ता खवातीन हैं और उसमें फातिमा बी शेख पूरे हिंदुस्तान की सबसे पहली तालीम याफ्ता मुअल्लिमा है। मुअल्लिमा बहुत सी होंगी, लेकिन जिन्होंने 2 साल का कोर्स मुकम्मल करके तरबियत पाकर जिन्होंने रोशन ख्याली से और ज्योति यानी इल्म की रोशनी देने वाली कहा जाता है। पुणे महानगर पालिका की तरफ नाम से भी दिया जाता है और फातिमा बी शेख ज्ञान ज्योति अवार्ड यानी इल्म की रोशनी देने वाली उनको कहा जाता है। सावित्री बाई के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाली फातिमा भी यकीनन एहतराम के काबिल है। मुश्किल वक्त में ज्योतिबा के खानदान को फातिमा बी शेख के खानदान ने मदद की और हर तरह से उनका साथ दिया। फातिमा बी ने और उनके खानदान ने उस जमाने में दलित मुस्लिम इत्तेहाद के वो काम किया जिस जमाने में हिंदुओं का आला तबका भी दलितों को बहुत ही कमतर जानता था और उनके छूने को भी गुनाह समझता था। हत्ता के पानी जैसी जिंदगी देने वाली शय से भी दलितों को दूर रखा जाता था। कुओं, तालाबों और नदियों से भी उन्हें पानी भरने नहीं दिया जाता था। जहां आला तबके के हिंदू पानी भरते थे, मंदिरों में उनकी आमद ममनू करार दी गई थी और उनको किसी आला तबके के हिंदू घर में भी जाने की ममानियत थी। इन हालात में इन समाज के ऐसे हालात होते हुए भी जात का भेदभाव बहुत ज्यादा जिस वक्त किया जाता था, उन हालात में फातिमा बी शेख के भाई उस्मान शेख ने जो ज्योतिबा फुले और उनकी अहलिया को खुद के घर में रहने के लिए जगह दी, खुद के बाड़े में लड़कियों के स्कूल खोलने की इजाजत दी, अपनी बहन को सावित्री बाई के साथ तालीम हासिल करने और दर्स और तदरीस करने की भी इजाजत दी, जिसे फातिमा बी ने बड़े ही एतमाद के साथ और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दिया। ये इन दोनों भाई बहनों का अजीम कारनामा है और ये दोस्ती की भी एक मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है। फातिमा भी दीनी तालीम से आरास्ता। अभी फातिमा भी कैसी थी? फातिमा भी एक घरेलू लड़की थी, आम सी लड़की थी। फातिमा भी दीनी तालीम से आरास्ता एक नौउम्र आम सी लड़की थी। सादा रहन सहन के साथ साथ बाप भाई के तहफ्फुज में परवरिश पाने वाली, महाराष्ट्र का रिवायती पोशाक साड़ी पहनने वाली, चौड़ी पेशानी, जहानत से भरी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें खुद एतमादी साफ झलकती थी, पुरसुकून चेहरे वाली, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर करने वाली, सहेलियों के साथ खेलने वाली और घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने वाली। इसकी जिंदगी में हलचल तब मची जब उनके भाई उस्मान शेख के दो ज्योतिबा फुले और उनकी अहलिया सावित्री बाई उनके घर में रहने के लिए आए। और यही वही तारीखी लम्हा है जो फातिमा भी की जिंदगी में अहम मोड़ ले आया। सावित्री और फातिमा दो लड़कियां, दोनों की परवरिश, रहन सहन, खान पान, तालीम, माहौल सब मुख्तलिफ था। मजहब, रसूमात और उनको निभाने का तरीका अलग, लेकिन दोनों ने मिलकर तारीख रकम कर दी, ऐसी तारीख जिसके मुतालिक उस जमाने के तालीम याफ्ता और आला जात की खवातीन तो क्या मर्द भी रकम नहीं कर सके। दोनों में एक बात मुश्तरक थी, वो थी सावित्री बाई के साथ उनके शोहर ज्योतिबा फुले तालीम का परचम उठाए किसी चट्टान नहीं बल्कि पहाड़ के मानिंद खड़े थे। और फातिमा बी के साथ उनके भाई उस्मान, दोनों समाज सुधारक, नए ख्यालात और बदलते समाजी हालात और वक्त के साथ चलने वाले मर्द, जिन्होंने अपने घर की खवातीन को समाज की खिदमत करने, दलितों और लड़कियों को तालीम को आगे बढ़ाने के नेक काम करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया, हर मुश्किल में उनका साथ दिया और उनके साथ होने वाले हद तक आमीज रवैये, समाज के चंद गुस्ताख, बेअदब, समाज दुश्मनों के जालिमाना रवैयों को बर्दाश्त करने की ताकत दी। ज्योतिबा और उस्मान दो ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती की बुनियाद भरोसा थी। उस जमाने के जात पात के भेदभाव से पाक, अंग्रेजों के फुट डालो और राज करो वाले नारे से मुतासिर हुए बगैर मोहब्बत और खुलूस की बुनियाद पर खड़ी ये मिसाली दोस्ती
جس کی مثال ہے گووند راؤ کے ज्योतिबा को घर से बेघर करने के बाद झंडेवाड़ी से, सासवड़ के नजदीक एक गांव है पूना जिले में झंडेवाड़ी, जहाँ के महात्मा फुले रहने वाले थे, वहां से उस्मान शेख के घर पर अपनी अहिल्या सावित्री बाई के साथ उस्मान शेख के घर आकर रहना। हालांकि पूना का ही एक स्वारगेट के पास एक गांव है छोटा सा झगड़ेवाड़ी, तो वहाँ सावित्री बाई ज्योतिबा फुले के मामू रहा करते थे, लेकिन वो अपने उस रिश्तेदार के घर नहीं गए बल्कि पेटगंज में उस्मान शेख के घर आ गए। इन दोनों की दोस्ती मिसाली दोस्ती थी। जब लड़कियों के लिए एक स्कूल के लिए जगह दस्तयाब नहीं हो रही थी, तब उस्मान शेख ने अपने एक बाड़े में जो पेटगंज में वाक़ था ज्योतिबा को दे दिया। दोनों की दोस्ती ने दलित मुस्लिम इत्तेहाद को वसअत अता की। फातिमा बी और सावित्री बाई साथ खाना बनाती, दिन भर साथ वक्त बिताती, बातें करती, तालीम की, औरतों की बदहाली की, यतीम बच्चों की, समाज से टुकराई हुई औरतों की, हामिला खवातीन की, उनकी मजबूरियों की, उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों की, समाज के जालिमाना रवैयों की, बेवा लड़कियों की बदहाली की, उनके अपने ही घर वालों की जो उन बेवा लड़कियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया करते थे। खाने के नाम पर रूखी सूखी रोटी दी जाती थी और पहनने के लिए साल भर में मिलने वाली 2 धोतियों की, उनकी मर्जी के खिलाफ किए जाने वाले केश वपन की, किसी भी खुशी के मौके पर उन बेवाओं को शामिल न होने देने की बातें। चूंकि फातिमा भी पूना की रहने वाली थी और उस जमाने में पूना में लड़कियों के साथ ये सब होता, ये कहने में बिल्कुल आर नहीं कि फातिमा भी और सावित्री बाई ने लड़कियों की तालीम के लिए जो कोशिश की, उसके पीछे बिलासुबा उस्मान शेख की फराखिली, स्कूल और लड़कियों की तालीम के लिए हर वक्त ज्योतिबा को मदद को तैयार रहना। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो हेलो, आवाज पहुंच रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। हेलो, क्या दिल आवाज नहीं आ लगे एपिसोड। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी, आप करते रहिए, आवाज आ रही है। अच्छा, तो बीच में वो रुकावट नहीं थी ना, फिर क्या नहीं वापस? नहीं, वो किसी ने अनम्यूट कर दिया था तो उनकी आवाज थी। ठीक है। हाँ, मुझे ये कहने में बिल्कुल आर नहीं कि फातिमा भी और सावित्री बाई ने लड़कियों की तालीम के लिए जो कोशिश की, उसके पीछे बिलाशुबा उस्मान शेख की फराख दिली, स्कूल और लड़कियों की तालीम के लिए हर वक्त ज्योतिबा की मदद को तैयार रहना, उनकी हिम्मत अफजाई करना और अपनी बहन फातिमा बी को सावित्री बाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने, तरबियती कोर्स मुकम्मल करने और स्कूल में दर्स और तदरीस करने की तरगीब देने में उस्मान शेख का बड़ा हाथ रहा है। और ज्योतिबा के नजरियात से सावित्री बाई के साथ साथ उस्मान शेख और फातिमा भी मुतासिर नजर आती हैं। जैसे ज्योतिबा के नजरियात ये थे कि तालीम आला तबके तक ही महदूद होकर रह गई है, उसे आम करना चाहिए। लड़कियों और खवातीन को तालीम हासिल करने का हक है। बेवा और जिन औरतों को समाज गुनाहगार मानता है, उनकी फलाह व तरक्की के लिए कोशिश करना चाहिए। जिस तरह ईसाई और मुसलमान मज़ाहिब के तमाम के पैरोकार बाइबल और मुकद्दस कुरान पढ़ सकते हैं, उस तरह वेद और मनु संहिता पढ़ने का हक भी हिंदू मजहब के मानने वाले दलित मर्द और खवातीन को मिलना चाहिए। ये कब होगा? जब ये तबका तालीम हासिल करेगा। आइए उस जमाने के हालात पर नजर डालते हैं, जिन हालात में फातिमा बी और सावित्री बाई ने दर्स तदरीस का सिलसिला जारी रखा। क्या मेरे पास वक्त है? क्योंकि और 3-4 पेजेस है, तो क्या रुक जाऊं मैं? मुकर्रिर बहुत सारे हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, वही तो जी यहाँ जी, पर ऑनलाइन का थोड़ा ख्याल रखते हुए। तो फिर इसलिए फिर मैं अपनी बात यहीं पर जी खत्म कर। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही जी। अभी जैसे डॉक्टर नसरीन साहिबा ने फरमाया, उन्होंने उसमें एक जिक्र किया कि वो क्या हालात रहे होंगे कि जब एक बहुत बड़ी कल्चर थी, वो अचानक से कि खवातीन तालीम भी हासिल ना कर सकते। तो मैं ये कि एक मेरे पास हिंदी की सेइंग है, ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। तो इन औरतों को सच में बहुत बुराइयों का सामना पड़ा समाज की,
لیکن انہوں نے انتقام لینے کی نہیں سوچی, انہوں نے بدلاؤ لانے کی بات سوچی. اور اسی لیے آج سماج میں جتنی بھی اچھی چیزیں آئی, جو پریورتن آیا, میرے خیال سے عورت کا ایک وہ جذبہ ہے, وہ انتقام نہیں لینا چاہتی, وہ اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ اچھا کرنے کی بات سوچتی ہے. اور اسی لیے ہم آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھتے بھی رہیں گے. اب اور باری ہے پروفیسر صاحب. اچھا, ڈاکٹر طاہرہ شکور جی کو میں انوروھ کروں گی کہ آپ کا جو مضمون ہے وہ آپ پڑھیں. میں مہاراشٹر ساہتیہ اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے میرے پسندیدہ موضوع کے لیے بولنے کے لیے پسند کیا. میں اپنی بات, نسرین آپا نے فاطمہ بی اور ساوتری بائی پھولے کے بارے میں, اس دور کے بارے میں بہت چیزیں بتا دی. میں آپ کو کرانتی جوتی یعنی انقلابی خاتون ساوتری بائی کے بچپن اور ان کی زندگی کے متعلق کچھ بات ذکر کروں. 18ویں صدی کے اختتام کا دور یعنی نئی تعلیم کے فروغ کا دور اور سیاسی اتل پھتل کا دور کہلاتا ہے. یہ وہ دور تھا جب سارے ملک میں بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی تھی, اور اس دور نے کئی سماجی رہنما نایاب ہیرے ہمارے سامنے پیش کیے. اس میں سب سے بڑھ کر کام کرنے والے مہاراشٹر کے دو میاں بیوی یعنی جوتیبا پھولے اور ساوتری بائی پھولے پیش ہے. ساوتری بائی پھولے 1831 میں پونا کے قریب نائے گاؤں میں پیدا ہوئی. آپ بہت شرارتی, چنچل تھی. آپ سچ بات کہتی تھی ہمیشہ, اور ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرتی. جس بچے کو کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ ان سے آ کر کہتا, اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ اپنے محلے کے سب بچوں کی لیڈر بن. جس کو کوئی پریشانی ہوتی وہ آ کے ان سے شیئر کرتا, اور یہی چیز آگے چل کر ان کے سماجی کاموں میں مددگار ثابت ہوئی. اور 1840 میں جب وہ 9 سال کی تھی اور جوتیبا پھولے 13 سال کے تھے, ان کی شادی ہوئی. گووند راؤ کے بیٹے جوتیبا پھولے. گووند راؤ ذات کے مالی تھے, پھولوں کا کاروبار کرتے تھے, اس لیے پھولے کہلائے. ساوتری بائی جب ان کے گھر میں آئی دلہن بن کر تو بچی ہی تھی. وہ کھیل کھیلتی, ان کے سسر ان پر بالکل کوئی چیز کی زبردستی نہیں کرتے بلکہ ان کے کھیلوں کا ساتھ بھی دیتے تھے. پھر ساوتری بائی نے دیکھا کہ ان کے شوہر پڑھائی کرتے ہیں. جوتیبا کے والد نے ان کے لیے ایک استاد کا انتظام کیا تھا جو ان کو گھر آ کر مراٹھی سکھاتے تھے, اور صوفی غفور سے وہ فارسی سیکھتے تھے. پھر جوتیبا کو انگریزی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے والد سے ضد کی تو ان کو عیسائی اسکول میں داخل کیا گیا. لیکن ایسا کرنا ان کے لیے بڑا مہنگا پڑا. پورا خاندان نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ بچہ عیسائی بنا رہے ہو, انہیں اسکول سے نکال دیا گیا. جوتیبا بہت روئے تو ان کے جو والد کے جو دوست تھے منشی غفار بیگ, ان کو ان کی حالت دیکھی نہ گئی. انہوں نے اپنے دوست کو بہت سمجھایا اور کہا کہ تمہارا بیٹا بہت ہوشیار ہے, اس کو اسکول میں داخل کر دیجیے. جب 7ویں جماعت تک وہ پاس کر چکے تھے اور 14 سال کی عمر میں انہوں نے پھر سے عیسائی اسکول میں انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی. اب 1840-41 کی باتیں, ساوتری بائی پھولے اپنی ننند سگنا بائی کے ساتھ کھیتوں میں جب کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو دوپہر کے بعد مٹی جو ہے ان کی سلیٹ بن جاتی اور درخت کی ٹہنی ان کی قلم, اور وہ لکھنا شروع کر دیتی. جب جوتیبا نے دیکھا تو پوچھا کہ تم کو شوق ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے. تب جوتیبا نے اپنی بیوی اور سگنا بائی دونوں کو سکھانا شروع کیا, اور پھر پونا میں نارمل اسکول میں ان کا داخلہ کرایا اور معلمہ کی تربیت دی, اور پہلی تربیت یافتہ معلمہ کی ڈگری ان کو ملی. اور 1848 میں پونا کے بدوار پیٹ کے بھیڑے واڑے میں پہلا لڑکیوں کا مدرسہ قائم ہوا. اب ایسی بات نہیں کہ مدرسہ ہی نہیں تھا, 1826 میں مراٹھی مدرسہ تھا, لیکن یہ جو مدرسے تھے انگریزوں کے اور یہ جو اسکول تھے یہ ان لوگوں کے لیے تھے جو اپنے بچوں کو خرچہ کر کے, اخراجات کر کے پڑھاتے تھے. اب ایسے لوگ جن کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوتی وہ ان اسکولوں میں کہاں سے جاتے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے جوتیبا پھولے نے
अपना मदरसे की इफ्तिताह की। ये मदरसा सबके लिए था और गरीब और गुरबा के बच्चे इस स्कूल में आने लगे। अब जब खानदान वालों ने ये देखा तो उनके वालिद से कहा कि तुमने अपने लड़के को पढ़ाया, लेकिन लड़का बीवी को पढ़ा रहा है और बीवी पढ़ने के बाद खुद दूसरों को पढ़ाने के लिए जा रही है। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई और उन्होंने घर से बेदखल कर दिया। इन हालात में आपने नसरीन आपा से सुने कि उनके दोस्त मिले, उनको मदद की और यहीं से फातिमा बी और सावित्री बाई का एक साथ तालीमी सफर शुरू हुआ। अब ज्योतिबा ने जो स्कूल खोले वहां पर असातिज़ा की कमी थी, उनके पास देने के लिए तनख्वाह तो थी नहीं, मुफ्त में कौन काम करेगा। तो यहीं से सावित्री बाई और फातिमा भी ये करती। एक वक्त तो ऐसा आया, रास्ते में लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर आपकी पेशानी को लगा, खून की धार निकल पड़ी, लेकिन वो घबराई नहीं। आप घर आई, आपने चेहरा धोया और फिर दूसरे दिन सुबह नई हिम्मत के साथ अपनी स्कूल के लिए जुट गई। इनकी मेहनत रायगा नहीं गई। सिर्फ 2-3 साल के अंदर जैसे महाराष्ट्र में स्कूलों की एक चैन बन गई, 10-20 स्कूल वजूद में आए और फुले खानदान की इस काम को और उनकी मेहनत को अंग्रेज सरकार ने सराहा और पूना के विश्राम बागवाड़े में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया जहां इन्हें इज्जत के साथ नवाजा गया। अब वही लोग, इनके खानदान के वो लोग जो नाम रखते थे, अब इनकी इज्जत और तौकीर देखते हुए सब आपस में दंग रह गए, गुफ्तगू करने लगे। अब सिर्फ तालीमी बात नहीं, इस जमाने में औरतों का यकजा होना भी बड़ा मुश्किल था। तो सावित्री बाई ने एक प्रोग्राम तिलगुड़ शुरू किया और इस बहाने से लोगों को इकट्ठा किया और उनको तालीम की अहमियत बताती। आप कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां से लोगों को बताने का ये मिले। और सिर्फ यही नहीं, आपके समाजी काम, आपके तालीमी काम और आपके आदमी काम। अभी नसरीन आपा ने बताया कि काउवे फूले उनका मजमुआ है, उन्होंने खतूत लिखे, उनका खतूत का मजमुआ भी है, उन्होंने भाषण भी किए, वो भी शाया हो चुके हैं। और बेवा औरतों की शादी का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, अनाथ आश्रम शुरू किए। गर्ज के हर वो समाजी और तालीमी काम आपने बढ़ चढ़कर किया। जी जारी रखो बन। उस वक्त महाराष्ट्र में 2 बार कहत हुआ। उस कहत के जमाने में भी ज्योतिबा फुले और उनकी बीवी ने 50 से ज्यादा मुफ्त हॉस्टल खोल रखे थे जहां लोगों को खाना तकसीम हुआ करता था। और फिर ज्योतिबा के इंतकाल के बाद भी आप न घर में बैठी, न अपने कामों को तर्क किया, बल्कि आपने अपने कामों को जारी ही रखा। फिर 1897 में पूना में प्लेग की वबा फैली। इस दौर में भी वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने फलाही कामों में जुटी रही और प्लेग की वजह से 1857 में 10 मार्च को पुणे में उनका इंतकाल हुआ। तो ये जो मुख्तसर जिंदगी 66 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और ये मुख्तसर जिंदगी में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि तारीख में अपना नाम रोशन कर गई। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, मैं अपनी बात खत्म कर दूं? आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? आ रही है ना? जी जी। फिर 1898 में भारत सरकार ने उनकी खिदमतों का एतराफ करते हुए उनके नाम से स्टैम्प जारी किया। लेकिन मेरे ख्याल से कि उनकी काविशों के बदले ये बहुत थोड़ी चीजें हैं जो दी जा रही है। सबसे ज्यादा उनको खिराज तहसीन पेश करना, यानी उनके कामों को आगे बढ़ाना, ये हम सबका ही फर्ज है। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और आगे के ऊपर इनको। जी जी मैडम, आपने जो जायजा लिया अभी सावित्रीबाई फुले क्रांति ज्योति की जिंदगी का, लगभग वही सभी चीजें सभी लोगों को शायद मालूम है। उन्होंने सिर्फ बच्चियों के लिए या यतीमों के लिए या बेवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि किसान और मजदूर मर्द भी थे
क्योंकि उनको भी तालीम हासिल नहीं होती थी, तो उनके लिए भी नाइट स्कूल खोला था। तो काम इतना था, मतलब बहुत काम था। बहुत काम उन्होंने किया। जी जी। तो अब बालिगान के लिए जो जगह है ये भी उस्मान शेख का बाड़े में ही जगह मिली थी जी तालीम बाड़ी। जी 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 जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर मुइजा काजी साहिबा को मद्दू करते हैं अपने ख्यालात पेश करने। सदर उर्दू एकेडमी आली जनाब नवाब मलिक, नायब सदर उर्दू एकेडमी आली जनाब विश्वजीत कदम, सदर जलसा आबेदा इनामदार साहिबा, मेहमान खुसूसी जयश्री मुखर्जी और सामईन आदाब। मुझसे पहले दो खवातीन ने बहुत सारी बातें की और उनसे जब मैंने इससे पहले 2 साल पहले जब मेरी गुफ्तगू हुई थी तब उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये काम किया है और मुझे बहुत खुशी है। और मैं नहीं समझती कि इनके अलावा कोई ये काम कर पाता, जिस तकलीफ से उन्होंने ये काम किया है। बहरहाल मुझे मुख्तसर सा जो वक्त बताया गया था मैं उसमें अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। मेरा मौजू है सावित्री बाई और फातिमा शेख की तालीमी खिदमत। 19वीं सदी के रुबा अव्वल में हिंदुस्तानी माशरे में ख़वातीन की तालीम आम नहीं थी। कुछ हिंदू और मुसलमान घरों में लड़कियों को घर पर ही बुनियादी तालीम दी जाती थी। सूबे बम्बई के हालात भी बेहतर नहीं थे। लड़कियों के अलावा निचले और पिछड़े तबकों में भी तालीम का रिवाज नहीं था। उन्हें बुनियादी हुकूक पाने की भी इजाज़त नहीं थी। ऐसे हालात में तालीम और बतौर ख़ास लड़कियों की तालीम के लिए कदम उठाना नहायत मुश्किल काम था। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों और दलित लड़कों के लिए स्कूल कायम करने का इरादा किया और तमाम मुसीबतों और तकलीफों का सामना करते हुए वो अपने मकसद को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। यूं तो ज्योतिबा ने कई स्कूल जारी किए, लेकिन उन्होंने लड़कियों के लिए पहली स्कूल पुणे के भिड़ेवाड़ा में शुरू की। कोई मौलम दस्तयाब न होने की वजह से उन्होंने अपनी बीवी सावित्री बाई को वहां बतौर उस्ताद मुकर्रर किया। एक और स्कूल ज्योतिबा ने अपने दोस्त उस्मान शेख के बाड़े में शुरू की। इस कार्य खैर में उस्मान शेख की बहन फातिमा बी ने उनका कदम कदम पर साथ दिया। इस तरह सावित्री बाई फुले और फातिमा बी शेख महाराष्ट्र की अव्वलीन मौलमात के नाम से जानी और याद की जाती हैं। डॉक्टर शेख नसरीन दोनों खवातीन के ताल्लुक से लिखती हैं कि पुणे में एक ईसाई खातून मिसेस मिचल ने नॉर्मल स्कूल के नाम से दर्स व तदरीस से मुतालिक एक स्कूल कायम किया था। ज्योतिबा की दरख्वास्त पर मिसेस मिचल ने तहरीरी इम्तिहान में सावित्री बाई और फातिमा बी की काबिलियत से खुश होकर उन्हें अपनी स्कूल में दाखिला दिया। सावित्री बाई और फातिमा शेख ने 2 साला तरबियती कोर्स मुकम्मल किया और खुद को महाराष्ट्र की अव्वलीन सनद याफ्ता तरबियत याफ्ता मौलमात का दर्जा हासिल किया। पुणे के भिड़वाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल कायम करने के बाद दूसरे मदरसे के लिए ज्योतिबा की परेशानी उनके दोस्त उस्मान शेख ने अपने वालिद की मदद से ये कहकर दूर की कि ज्योति तुम तो हद ही कर देते हो, जरा सी बात और कितनी तमीद जो तुमने बांधी, समझ लो जगह मैंने दे दी, क्यों अब्बा जान। इस तरह पुणे के गंजपेट के इलाके में स्कूल शुरू किया गया और फातिमा बी ने तदरीसी जिम्मेदारी निभाई। फातिमा शेख के हालात जिंदगी और तदरीसी कामों की मालूमात अब तक दस्तयाब नहीं हुई हैं। उनके ताल्लुक से इतनी ही मालूमात हासिल हुई है कि वो पुणे के कैंप में जो आज बाबा जान दरगाह है उसके पीछे कैंप एजुकेशन सोसाइटी की स्कूल में मुलाजिमत करती थी और वहीं से वो रिटायर हुई। डॉक्टर नसरीन शेख की तहकीक के मुताबिक ये स्कूल 1885 में जारी किया गया था, लेकिन अफसोस
کہ وہاں اس وقت کی معلمات کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، لیکن یہ بات نہایت قابل فخر ہے کہ فاطمہ بی شیخ کا شمار مہاراشٹر کی نہ صرف اولین خواتین اساتذہ میں ہوتا ہے بلکہ وہ پہلی مسلمان خاتون ٹیچر رہی ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور تعلیم حاصل کرنے کی راہ ہموار کی۔ لڑکیوں کی تعلیم کی غرض سے 1848 میں لڑکیوں کے پہلے مدرسے میں ساوتری بائی نے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے 1852 میں اچھوت لڑکیوں کے لیے بھی اسکول قائم کیا۔ اس کے علاوہ 1855 میں کسانوں، مزدور خواتین اور مردوں کے لیے انہوں نے ایک نائٹ اسکول بھی قائم کیا۔ انہیں 1852 میں مثالی معلمہ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ ساوتری بائی شاعرہ بھی تھیں۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ کاویہ پھولے کے نام سے 1854 میں شائع ہوا۔ انہوں نے نہایت آسان اور عام فہم زبان میں نظمیں کہی ہیں۔ ان کے نظموں کے موضوعات میں حالات میں سدھار، نصیحت، صفائی، علم کی قدر، انگریزی کی اہمیت وغیرہ ہیں۔ میں یہاں پر ان کی چند نظمیں پیش کرنا چاہوں گی۔ بچے کو نصیحت دیتے ہوئے وہ کہتی ہیں، جو کام آج ہے کرنا وہ ابھی کر، دوپہر میں جو ہے کرنا وہ کر ابھی جا کر، لمحوں بعد کرنے کا کام اسی لمحے کر، کام ہوا یا نہیں موت نہ پوچھے وجہ۔ دوسری ان کی نظم ہے الٹریسی پر، جہالت پر۔ کہتی ہیں، ایک ہی دشمن ہے ہمارا، مار بھگائے اسے ذرا، اس کے سوا دشمن نہیں، ڈھونڈو دل میں ذرا، ڈھونڈ لیا کیا، دیکھ لیا کیا، سوچ کر بتاؤ بچے، نام اس کا لو جلدی جلدی، ہار گیا کیا، قبول کر ہی لے، بتاتی ہوں ظالم دشمن کا، نام سن دھیان سے ذرا، جہالت، پٹائی کر پکڑ کر اس کی، اپنے اندر سے مار بھگا۔ یہ اس طرح کی ان کی نظمیں ہیں جو آج بھی جو ہے، آج اس وقت اس دور میں بھی بچوں کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی نظمیں بچوں کو سنانی چاہیے، پڑھانی چاہیے۔ انسان کے تعلق سے ان کی نظم، جیسے ابھی نسرین صاحبہ نے بھی ذکر کیا، اسے انسان کہیں کیا، علم نہیں تعلیم نہیں برا سمجھتے سب لوگ ہی، وہ حاصل کرنے کا جذبہ نہیں اسے انسان کہیں کیا، عقل ہے لیکن چلتی نہیں لکھنا پڑھنا نہیں اسے انسان کہیں کیا، نصیحت پسند آتی نہیں، حیوان جو سمجھے وہ نہ سمجھے، یہ حیوان بھی کہتے نہیں اسے انسان سمجھے کیا۔ تو یہ نظم کافی طویل ہے، اس لیے میں یہیں پر ہی اس کو ختم کروں گی۔ ایک نظم ہے ان کی انسان اور کائنات، اس کا میں آخری بند پیش کرنا چاہوں گی۔ انسانی زندگی کی ترقی کریں، ڈر خوف سب چھوڑ دیں، جئیں اور جینے دیں، انسان اور کائنات ایک ہی سکے کے دو پہلو، ایک ہی ہے وہ اسی لیے کائنات کو سجائیں انسانی صفات۔ تو یہ ساوتری بائی کا میسج ان کی نظموں کے ذریعے جو ہم تک پہنچا، اور اس پر جو کام کیا ڈاکٹر نسرین نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی نظمیں جو ہے آج بھی ہم کو پڑھنی اور پڑھانی چاہیے بچوں کو۔ میں اپنی بات یہی ختم کرتی ہوں۔ مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آداب۔ آپ تینوں نے اتنا بڑھیا پڑھا ہے ان دونوں خواتین کے بارے میں، جتنی معلومات شاید ہمیں گوگل پہ اور یہاں سب ملتی ہے تو میرے خیال سے وہ سب ہم لوگ نے کور کر دی۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ حیوان اور انسان کا فرق صرف پڑھائی مٹا دے سکتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں انسان اور بہتر انسان بنانے میں کارگر ثابت ہو۔
تو میرے خیال سے اب اس صدارت میں عابدہ انعامدار صاحبہ موجود ہیں تو ہم ان سے بھی ان کے خیالات سنیں گے. عابدہ جی. شکریہ. آج کے پروگرام کے عالی جناب نواب ملک صاحب، عالی جناب وشوجیت قدم صاحب، میڈم مکھرجی صاحبہ وہ موجود نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو کفالت اس ساہتیہ اکیڈمی کو ملی ہے. تینوں جو مقررین تھے، ڈاکٹر نسرین، رمضان، طاہرہ مشکور، اور ابھی جنہوں نے پڑھائی میڈم نے بھی، انہوں نے بہت ساری معلومات دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تاریخی پس منظر اس وقت کا بتایا کیا تھا، اور اس کی تعلیم نسواں کی اہمیت کو بھی انہوں نے بتایا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان دونوں انقلابی شخصیتیں کو، ان کی جرات کو، ان کے یقین کو، ان کی ہمت کو، اور اس وقت جو انہوں نے کام کیا، جن حالات اور پس منظر پر انہوں نے کام کیا، اس کے لیے ہم ان کو سلام کرتے ہیں. اور ان کی وجہ سے ہی آج اب جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں، جتنی عورتیں یہاں پڑھ کے انہوں تعلیم یافتہ ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ انہی کا کام ہے، ان کی ایثار و قربانی کا نتیجہ ہے. اور وہ جو قدم انہوں نے اٹھایا اور وہ حالات کا وہ مقابلہ کرتی رہی، وہ ڈری نہیں لیکن وہ لڑتی رہی حالات کے ساتھ. اور آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. عابدہ میڈم آپ کی شاید آواز ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے آپ کا. آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے. آ رہی. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کل 8 مارچ کو یوم خواتین ہے، اور ایسے موقع پر آپ نے یہ جو پروگرام رکھا ہے بالکل صحیح وقت پر، صحیح چیز کے لیے، کیونکہ خواتین اور تعلیم نسواں یہ دونوں بہت ہی اہم موضوع ہے. اور اس موضوع پر اردو ساہتیہ اکیڈمی نے جو پروگرام رکھا، میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. اور ایسے پروگرام آپ بار بار کرتے رہیں، اور تعلیم نسواں پر ہی ہم اگر بات کریں اور اس پر عمل کریں تو بہت اچھا. اس سے ملک کی ترقی جلد سے جلد اس کی رفتار ملے گی اور آگے ہم بڑھتے رہیں گے. پچھلے 75 سالوں میں حکومت ہند اور حکومت مہاراشٹر نے جو تعلیم کے میدان میں جتنے انہوں نے ایکٹس، جو پالیسیز، جو پلان آف ایکشن، اور جو جتنے اسکیمیں انہوں نے لائی ہیں، اس کی وجہ سے آج جو لٹریسی ریٹ ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے. اور خاص کر وومن لٹریسی ریٹ یہ بھی بہت پچھلے 75 سالوں میں بہت بڑھ گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا آگے گورنمنٹ آف مہاراشٹر اور گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی، اور اس پالیسی میں اگر جو یہ تعلیم نسواں پر اگر ہم بات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز اگر ہم لڑکیوں کو دیں گے، اور خاص کر ان بچیوں کے لیے جو معاشی لحاظ سے اپنی تعلیم پوری نہیں کرتی ہے یا آگے بڑھ نہیں پاتی، تو اگر ایسی اسکیمیں لائیں گی تو اس سے بھی زیادہ بچیاں آئیں گی. جیسے کہ ان کو اسکالرشپ دیا جائے، ان کے ہاسٹلز قائم کیے جائیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے انہیں مواقع دیے جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ
आवाज नहीं आ रही है आपा की। आवाज आ रही? बार बार आप वो शायद 40 मिनट्स का आपने लिया, आगे उसको एडमिनिस्ट जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि आगे टाइम बढ़ा के और 40 मिनट्स का आप ले सकते हैं। तो ये मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ये पेड नहीं है तो वो उसको एवरी 40 मिनट्स वो कट हो जाए। आज जो हमारी तमाम जो खवातीन की तालीम याफ्ता हम देख रहे हैं और हर शोबे में वो बहुत अच्छा काम अदा कर रही हैं और अपने फर्ज वो अदा कर रही हैं। मुल्क की तरक्की में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए कि भारत में 50% आबादी ये लड़कियों की है, औरतों की है, खवातीन की है। अगर वो तालीम हासिल नहीं करेंगे और वो तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो हमारी 50% ये जहालत के अंधेरे में चले जाएंगे। तो इसीलिए तालीम निस्वां पर बहुत ज्यादा उसकी अहमियत है और उस पर जोर देना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ तजावीज मैं कहूंगी कि उनके तारीख के और उनको याद करने का और उनको खिराज अकीदत देने का तरीका ये है कि उनके नक्शे कदम पर हम चलें। म्यूट करें जो भी है हजरत। जी उनका म्यूट कर दिया गया है। हाँ उनको म्यूट कर दिया इसलिए कि देखिए तालीम इंसान को उसका जो कल्बी है, फिक्री है और अमली नशोनुमा के लिए आबे हयात का दर्जा रखती है। और अगर इल्म हासिल करेंगे तो उसको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। इल्म हासिल करने के बाद जैसे बताया गया कि हैवान से वो इंसान बनता है और जब वो इंसान बनता है तो सही सोच रखता है। फिर ये है कि वो मसावात पर भी वो भरोसा रखता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसी के साथ साथ वो अदल का, जस्टिस का भी वो जज्बा रखता है क्योंकि समझता है कि क्या चीज सही है और गलत है। हमदर्दी का, कंपैशन का भी वो जज्बा रखता है और एहतराम इंसानियत जिसको डिग्निटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की बात की जाती है, ये तमाम चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है। तो पिछले 75 सालों में जिन खवातीन और जिन लड़कियों ने तालीम हासिल की और आगे बढ़ती रही, अपने खानदान का नाम रोशन करती रही, उसका मकसद ही ये है कि वो उन्होंने अपनी खुद की सलाहियतों को पहचाना, उसको जाना और उसका सही इस्तेमाल समाज की उन्नति के लिए या उसके समाज के फलाह के लिए उन्होंने काम किया हुआ। और ऐसी कई खवातीन हैं। मैं फिर यही कहूंगी कि ये हम समाज के जितने जिम्मेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी और ये अपील करूंगी कि अपना रुपया, पैसा, वक्त सिर्फ एजुकेशन की फील्ड में डालें। और ये बड़ा फील्ड है और बहुत कुछ काम करने जैसा है। अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत कुछ यहाँ करने के लिए मौके हैं। तो तालीम पर सबसे ज्यादा उस पर जोर दिया जाए और खासकर बच्चियों की तालीम के लिए जोर दिया जाए। हर बच्ची, हर लड़की, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी यानी उसका ये है कि कौन से वो ऊपर की जाति की है कि निचली जाति के, ये ना देखें, लेकिन हर लड़की को आला से आला तालीम दी जाए और उसको मॉडर्न, मैं 3M की बात करती हूँ, ये है कि मैक्सिमम एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन। अगर ये 3 चीजें लड़कियों को दी जाए तो इसमें है कि आला से आला तालीम, यानी उसको सिर्फ MA PhD ने आगे उसको इससे भी आगे वो बढ़ाए और अपनी अपनी फील्ड में वो काम करे। मॉडर्न एजुकेशन में मेरा ये कहना है कि स्किल बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, या बाकी भी साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि हर लड़की को ये आना है, क्योंकि ये मुस्तकबिल है और इसी पर तालीम का जो म्यार है वो दर्ज होगा। और अगर दुनिया में हमें आगे बढ़ना है तो इन चीजों को हमें सीखना होगा। मॉरल एजुकेशन, मेरा कहना है कि तमाम धर्मों में, तमाम जितने मजाहिब की किताबें हैं उसमें ये कहा गया है कि औरतों ने बाइखलाक रहना चाहिए, उनके किरदार अच्छे होने चाहिए और ये है कि शर्म हया के साथ और अपने अपने कदरों के साथ वो आगे बढ़ें और ये न सोचें कि ये जो गलत
रस्म और रिवाज है उसको छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ें, तो हर समाज की तरक्की होगी। अगर हर समाज की तरक्की होगी तो मुल्क की तरक्की होगी, और मुल्क की तरक्की होगी तो हम आगे दुनिया में एक लीडर का काम, आगे बढ़ने का काम हम कर सकेंगे। मैं खासकर उन औरतों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो अच्छे घरों से, खाते पीते घरों से, पढ़े लिखे हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, वो अपना वक्त, अपना पैसा और अपना जो भी टैलेंट है, जो सलाहियत है, वो तालीम के मैदान में खर्च करें। जैसे ही आपके बच्चे फुल टाइम स्कूल जाने लगे तो आप कहीं भी जाइए, नजदीक की स्कूल में जाइए और वहां अपना वॉलंटरी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करें। देखिए, क्योंकि तालीम या इल्म, ये कहते हैं कि ये एक बड़ा जेवर है, उस जेवर से हर बच्ची को, हर बच्चे को उससे आरास्ता करें। तालीम कहते हैं कि एक नूर है, उससे हर एक को आप मुनव्वर करें। तालीम ये भी कहा जाता है कि एक वजीफा है, ये इबादत है। तो अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, आपका फर्ज आप अदा कर पाएंगी और एक सवाब जारिया भी रहेगा, क्योंकि यही वो तरीका है। हम आगे बढ़ गए, हमने तालीम हासिल की, इससे नहीं होगा। हर एक ने, हर फर्द का, अक़वाम के अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो यहाँ फर्द में औरतें भी आती है और मर्द भी आते हैं। तो हर एक अगर ये कंट्रीब्यूशन करे, शादी ब्याह सादगी से करे, वही पैसा एजुकेशन पर लगाएं और खासकर बच्चियों के एजुकेशन पर लगाएं, तो मुझे लगता है कि ये हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम बड़ी आसानी से उसको ले सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। एक पहल मैं और इनामदार साहब ने, हमने पूना में की और हमने कोशिश की, ये अल्लाह का करम है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये उसका क्रेडिट हम दोनों नहीं ले सकते, अल्लाह चाहता तो हमने, उसने हमसे काम करवाया और हमने एजुकेशन के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। और जहाँ मेरे पास जो भी था, अल्लाह ने जो कुछ दिया था वो मैंने इन्वेस्ट किया। ये 2 आबिदा इनामदार जूनियर और सीनियर कॉलेज में आज 10,000 बच्चियां पढ़ रही है और टोटल आजम कैंपस में 27,000 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ के 12 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं और KG to PG और रिसर्च सेंटर हम कायम कर सके हैं। इसकी क्रेडिट ये तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। लेकिन ये मैं समझती हूँ कि तालीम की वजह से सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो आपके अमाल बदलते हैं। जब आपके अमाल बदल जाते हैं तो आप उसी तरीके के आपके रिजल्ट आते हैं जो आप चाहते हैं या जो अल्लाह चाहता है और जो सही है इस मुल्क के लिए, उन कम्युनिटी के लिए और उस शख्स के लिए भी। तो इन अल्फाज के साथ मैं समझती हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, अगर इन दोनों शख्सियात को खिराज अकीदत देना है तो हम सब ने मिलकर सिर्फ तालीम और तालीम पर काम करें और खासकर तालीम निस्वां पर काम करें। आपको फिर एक मरतबा मैं मुबारकबाद देती हूँ और मुझे सदारत की जो यानी जिम्मेदारी बख्शी है उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी मैडम, आपने जो बताया कि एक मर्द पढ़ता है तो एक ही कुनबा पढ़ता है, लेकिन एक औरत पढ़ती है तो पूरा मुआशरा पढ़ता है। और आपने जो आपके काम बताए वो तो मतलब हमारे लिए रोल मॉडल है सभी मर्दों ख्वातीन के लिए कि कितना काम पढ़ाई में हो सकता है, दूसरों को शिक्षा देने में हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें से थोड़ा भी हम लोगों ने नसीहत आपकी अगर काम किया नसीहत से तो मुस्तकबिलन करीब में बहुत कुछ अलग बदलाव दिखाई बहुत रोशन है। देखिए, हर एक कर सकता है। जब मैं अगर कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि हर औरत कर सकती है, हर मर्द कर सकता है, इसकी बात नहीं है। यही बात है कि उनसे हमने क्या सीखना चाहिए कि उनकी जुर्रत और उनका निडरपन और ये कि आगे बढ़ने का और तालीम के लिए हर जुल्म सहने का जो उन्होंने बता दिया, हमारे लिए एक नमूना थी। तो मुझे उनके नक्शे कदम पर चलने पर खुशी हुई। 19वीं सदी में वो क्रांति जो थी हमारी मॉडल थी और यहाँ आप हैं और आपसे मिलने का मौका मिला। मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। और आज के दिन में तीनों जो मुकर्रिन थे उन्होंने जो बातें बताई, हमें बहुत कुछ मालूम भी हुई दोनों बारों में, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के बारे में। मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए, हमें उसमें शरीक भी होना चाहिए। और कल का दिन वाकई अहमियत का है हम सब ख्वातीन के लिए।
तो आप सभी लोगों को मैं भी मुबारकबाद देती हूँ कल के दिन के लिए, और आज का ये प्रोग्राम जो है वो यही खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैडम। यौम ख्वातीन की मुनासबत से ही हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था उर्दू अकेडमी की जानिब से, और हमने यही सोचा था कि इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ख्वातीन की ही खिदमत लेंगे। और उसमें हमने ये भी तय किया था कि चूँकि सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले और उस्मान शेख, फातिमा शेख सभी का ताल्लुक पुणे से था, तो हमने यही सोचा कि पूना के ही मुकर्ररीन को हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो तमाम मुकर्ररीन ने बेहतरीन मालूमात फराहम की, ख़ास तौर से डॉक्टर नसरीन रमज़ान सैयद साहबा, डॉक्टर ताहिरा अब्दुल-शकूर साहिबा, डॉक्टर मोइज़ा फ़ाज़िल साहबा और सदारत के बहुत बखूबी इंजाम दिए मोहतरमा ने। बहुत सारी उसमें उन्होंने हमें मालूमात काफ़ी तफसील से उन्होंने इस ताल्लुक से बताया, और साथ ही साथ उन्होंने पी ए इनामदार साहब की खिदमत, उनकी खिदमत, आज़म कैंपस की खिदमत भी उन्होंने हमारे सामने पेश किया, ताकि आने वाली नस्ल भी जो है इस तरह की कुर्बानियों के लिए तैयार रहे। लड़कियों की तालीम के लिए वो लोग भी कोशिश करें, जिनसे ये हमें सबक मिलता है। तो मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तमाम मुकर्ररीन, हाज़रीन और नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से डॉक्टर नसरीन रमज़ान सैयद साहबा, ताहिरा अब्दुल-शकूर साहबा, डॉक्टर मोइज़ा क़ाज़ी साहबा और आबिदा इनामदार साहबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे दावत को कबूल किया, हमारे लिए वक्त दिया और बेहतरीन मालूमात फराहम की। साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट की, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मंत्रालय मुंबई की सेक्रेटरी जयश्री मुखर्जी साहबा, इस प्रोग्राम की नाजिम मनीषा पटवर्धन साहबा और हमारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फरीद अहमद खान साहब, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया सर।